देखिए, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब क्या, रैखिक व्यवस्था तंत्र। और ये हमने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था कि वो कैसा सबसे पुराने तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। उसको अपने स्केलर यानी रैखिक, मिलिट्री यानी फौज में ये होता था, और वर्टिकल ऊपर से नीचे वाला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की, हायरार्की का मतलब सत्ता या तो ऊपर से नीचे आने वाली जो सीढ़ी है, सत्ता की सीढ़ी जिसको बोलते हैं अपने, वो स्केलर प्रोसेस से लाते हैं अपने, यानी रैखिक प्रोसेस में आवे आपने कही है ना। देयर मस्ट बी अ सिंगल हेड टू कमांड इट। सिर्फ एक हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ एक, जो आपको ऑर्डर देगा। ऑल्दो एन एग्जीक्यूटिव कैन डेलीगेट ऑथोरिटी, मतलब સત્તાની સોંપણી જરૂરથી થાય, પણ તમે જેને સત્તા સોંપેલી છે અગર એ બરાબર કામ ન કરે તો જવાબદાર તમે જ કહેવાઓ. એટલે એ માટે જવાબદાર કોણ? વ્યક્તિ પોતે, જે જવાબદારી સોંપેલી હોય તે. એટલે સત્તાની સોંપણી કરીને આપણે છટકી નથી શકતા કે આપણે સત્તા આપી દીધી એટલે હવે જવાબદારી આપણી નહીં, એ પ્રમાણે ના થાય. લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન બી ડિઝાઇન્ડ ઇન ટુ વેઝ. બે અલગ અલગ તરીકાથી આપણી લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન એની ડિઝાઇન આપેલી છે. સમજો, ફર્સ્ટ થિંગ, પ્યોર લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન જે બાજુમાં તમને દેખાય છે એમાં શું છે? जनरल मैनेजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को अपने पास जितने भी पावर्स है प्रोडक्शन करने के, वो किसको दे देता है? जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को दे देता है. प्रोडक्शन मैनेजर काम को उसके तरीके के हिसाब से डिवाइड करता है तीन अलग अलग हिस्सों में, ए, बी और सी. और सारा काम सौंपा जाता है सबसे पहले फोरमैन ए, फोरमैन बी और फोरमैन सी को. अब फोरमैन ए, फोरमैन बी और फोरमैन सी के पास जो सत्ता है, जो पावर है ना, वो अपने वर्कर्स के साथ में वो शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे. फोरमैन ए फोरमैन बी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फोरमैन बी फोरमैन सी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. फोरमैन ए फोरमैन बी को बोल नहीं सकता कि तुमने काम गलत किया है. बात समझो, यानी तुम किसी की मदद नहीं लेते. यहाँ लिखा है कि is able to perform the assigned activities without the assistance of others, यानी दूसरों की मदद के बिना अपने काम करेंगे. यानी ए वाले बी वाले की मदद नहीं लेंगे, वो अपने आप खुद का काम कंप्लीट करेंगे. ये उसका सबसे बड़ा, अपने यूएसपी बोलते हैं ना, यूनिक सेल पॉइंट जो है, वो सबसे बड़ा यही है कि इसमें कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है. पर ये ऊपर से नीचे आने वाला है, ये जो है ना वो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक्टिविटी को डिवाइड किया. अभी समझो कि एक प्रोडक्ट बनानी है, तो प्रोडक्ट बनाना उसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट बनाने के पीछे, उस प्रोडक्ट के बनाने के पीछे बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट को फाइनेंस यानी पैसे लाना उसके, तीसरा प्रोडक्ट को मार्केटिंग मतलब बेचने जाना. ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है. तो हमने तीन अलग अलग हिस्सों में एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को डिवाइड किया. पहले प्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंस लाएंगे, मार्केटिंग, ये तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया. तो पहले तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पास के सारे पावर्स, अपने पास के सारे पावर्स किसको दे देंगे? सबसे पहले वो अपने पास के पावर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को दे देंगे. ओके, तो पहले अपने हाँ सारे पावर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिए. अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर या तो जनरल मैनेजर तीन हिस्सों में काम को डिवाइड करेगा. प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस, तीन हिस्सों में काम को डिवाइड किया. जैसे ही काम को डिवाइड किया ना, तो सबके पास अलग अलग सेगमेंट यानी और ज्यादा नीचे हिस्से आएंगे. अब हमने सिर्फ यहाँ पे कितना समझना है कि प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, सिर्फ इतना समझना है. तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सबसे पहले क्या करेगा? काम को चार अलग अलग हिस्सों में उसने डिवाइड किया. ये कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है समझो. एक तो सबसे पहले फोरमैन, कौन सा? स्पिनिंग का.
સ્પિનિંગ યાની કપડામાંથી રૂમાંથી આપણે તાંતણાને છૂટા પાડીએ. પછી ફોરમેન વેવિંગ का यानी मतलब હવે કપડાને ગૂંથવાનું. પછી આવે फोरमैन डाइंग यानी उसको कलर करना और फाइनली उसको फिनिशिंग देना, उस कपड़े को फिनिशिंग टच देना यानी उसको बराबर से पहनने लायक बनाना, वहां तक का काम. तो 4 हिस्सों में काम को डिवाइड किया गया. अब हर हिस्से के नीचे यानी स्पिनिंग, तो उसके नीचे वर्कर्स काम करते हैं. फोरमैन वीविंग, उसके नीचे वर्कर काम करते हैं और बाकी के 2 के नीचे भी. अब सवाल ये है इसके अंदर कि ये जो स्पिनिंग वाला है ना, वो वीविंग वाले के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा, ना तो उसकी मदद लेगा. वीविंग वाला किसी भी वर्कर जो स्पिनिंग में काम करते हैं ना, उसको ऑर्डर नहीं दे सकता. वर्कर्स अपने सुपीरियर के पास से ऑर्डर लेते हैं. मतलब स्पिनिंग वाले वर्कर्स सिर्फ स्पिनिंग वाले फोरमैन के पास से अपना ऑर्डर लेंगे. उसके अलावा बाकी के 3 लोग उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताया ना तो ये है. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड तुम मेंटेन करते हो. सब इंस्ट्रक्शन तुम्हारे सिर्फ एक ही सुपीरियर के पास से तुमको मिलते हैं. सिर्फ एक ही सुपीरियर के पास से तुमको सारे इंफॉर्मेशन मिलती है. उसके अलावा दूसरे किसी के पास से भी तुमको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर आता है उसके बाद में डिफाइन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच पोजीशन. हर पोजीशन की ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, डेफिनेट होती है. मतलब चौकस आप सबको पता है यहाँ पे कि स्पिनिंग वाले को क्या काम करना, उसकी ऑथोरिटी उसके पास नक्की है पहले से. थोड़ा थोड़ा लाए हम ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली है. ओके. अब एडवांटेजेस है. सिंपल से एडवांटेजेस, सिंप्लिसिटी, समझना आसान. इसका मतलब यहाँ पे समझना और इम्प्लीमेंटेशन दोनों आसान है. कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है. तुमको जो काम सौंपा तुम करने वाले हो, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको होता नहीं है. दूसरी बात, डिसिप्लिन मेंटेन होती है. एक इंसान के पास से कमांड लेना है, इसलिए उसने जो बोला वो बात को माना जाएगा, इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन होती है. टाइम पे डिसीजन लिया जाता है, यानी आपको एक दूसरे किसी की एडवाइस नहीं लेनी है, इसकी वजह से टाइम पे डिसीजन लेना है. फिर कम्युनिकेशन ऑर्डरली, ऊपर से नीचे प्रॉपरली कम्युनिकेशन तुम्हारे लिए हो पाता है. तुम कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हो इसके अंदर. फिर इजीली सुपरविजन एंड कंट्रोल हो पाता है, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे 10-12 लोगों को मुझे कंट्रोल करना है. सबको कंट्रोल करने जाने की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए सुपरविजन कंट्रोल आसान होता है. इकोनॉमिकल, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है इसमें. इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि आगे वाले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि एक सुपीरियर को मदद करने के लिए 4-5 एक्सपर्ट होते हैं. वो खुद डिसीजन नहीं लेते, लेकिन डिसीजन लेने में मदद करते हैं. अब वो जो 4-5 लोग हैं ना, वो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के वो एक्सपर्ट होते हैं. अब ऐसे एक्सपर्ट लोग मफत में तो नहीं आएंगे. वो एक्सपर्ट लोग कैसे चाहिए, उनको पैसा चाहिए, ज्यादा कॉस्ट से वो आते हैं. तो अगर कॉस्ट ज्यादा है ना, तो होता क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा. लेकिन यहाँ पे ये सब झंझट नहीं है. जो काम करेगा ना वो एक ही इंसान करेगा, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. इसीलिए इसको बोला जाता है कि सस्ते में काम कंप्लीट हो जाना, यानी इकोनॉमिकल. फिर ओवरऑल डेवलपमेंट टू द मैनेजर्स. So since the line organization does not have provision for staff specialists, the various managers have to combine among themselves the expertise of a staff member. मतलब क्या हुआ कि अब देखो, आगे मैंने बताया कि स्टाफ आप नहीं ला सकते, मतलब एक्सपर्ट अपने अंदर नहीं ला सकते. तो होता क्या है कि आप अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसको काम सिखाते जाओगे, अलग अलग काम के अंदर उनको रखते जाओगे, तो वो खुद ही धीमे धीमे क्या बनने लगेंगे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनने लगेंगे. तो जो स्टाफ मेंबर्स है तुम्हारे, वो सारे के सारे स्टाफ मेंबर तुम्हारे अलग अलग काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे. तो मतलब सबके सब काम में आपको माहिर लोग चाहिए, वो सारे लोग आपको मिल जाते हैं. तो इसका मतलब पूरा डेवलपमेंट हो पाता है हर किसी इंसान का इसमें. पर फिर भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है. सबसे पहली बात, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. एक सुपीरियर सारे फंक्शन संभालता है, एक सुपीरियर सारे फंक्शन अपने डिपार्टमेंट के संभालता है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ भागेगा, वो एक काम में स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता. दूसरी बात,
कंसेप्चुअल थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता, यानी डीप थिंकिंग बोलते हैं ना, सोचना, ध्यान से समझना किसी सिचुएशन को। लेकिन आप पूरे दिन रूटीन एक्टिविटी के अंदर इतने डूबे हुए होते हो कि आपके पास सोचने का, समझने का कोई टाइम नहीं बचता है। और फिर लिखा गया उसके बाद में ऑटोक्रेटिक, यानी मनमानी की जाती है। एक इंसान सब कुछ डिसाइड करता है, तो वो जो डिसाइड करेगा वो फाइनल, आप उसके अंदर कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकते। तो मतलब ये हुआ कि मनमानी इसके अंदर आसानी से हो सकती है। ऊपर से नीचे खाली ऑर्डर आते हैं, नीचे से ऊपर कोई चीज जाती नहीं है उसके अंदर, इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन भी अपने बोल सकते हैं। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये वर्टिकल रिलेशनशिप है, समझो। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे ऑर्डर आते हैं, जैसे बोला ना मैंने आगे। हॉरिजॉन्टल यानी एक अलग अलग स्तर ऊपर आप में काम करूं, अलग अलग स्तर ऊपर एक सरखा હોદ્દા ઉપર अलग अलग लोगों काम करे देना आपने હોરિઝોન્ટલ કહીએ। પણ એ પ્રકારની હોરિઝોન્ટલ હાયરાર્કી આમાં હોતી જ નથી। એનો મતલબ કે અગર આપને કામ કોઈની પાસેથી લેવું હોય તો સીધા ઓર્ડર જ આપવા પડે, કોઈની સાથે ડિસ્કશન નથી કરી શકાતું। એનો મતલબ સામેવાળો વ્યક્તિ અગર પોતાના ઈગો ઉપર આવી જાય, એને અહંકાર આવી જાય, તો એ માણસ તમારી સાથે કામ કરવા માટે રેડી જ નહીં થાય। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं। फिर लैक ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आती, क्योंकि सब लोग मोस्टली रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, रोजमर्रा की एक्टिविटी करते हैं। और ज्यादातर एक पार्ट के अंदर जो काम किया जाता है वो दूसरे हिस्से के साथ में रिलेटेड नहीं होता है, यानी कोई उसका सलूकार नहीं है किसी के साथ में भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें सक्सेशन का है कि अगर एक इंसान रिटायर हो गया, एक इंसान जॉब छोड़ के चला गया, तो उसकी जगह दूसरा लाना कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना दूसरा आएगा नहीं। और वो इंसान जिसको लाना है वो तो अपना काम ज जानता है, इसका काम जो चला गया उसका काम तो कोई जानता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए यहाँ पे सक्सेशन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कुछ लोग काम करते हो, लेवल ऑफ ऑथोरिटी कम हो, कम्युनिकेशन सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, आसानी से तुम अपने सुपीरियर तक पहुंच सकते हो, कंट्रोल और सुपरविजन आसान है, जहाँ पे वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लाइन स्ट्रक्चर चल जाते हैं। अब अपने मकसद पे यानी आज के सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं, और उसमें आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वर्किंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई देयर इज लाइन एंड स्टाफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होना, क्यों ऐसा होता है, लाइन और स्टाफ के बीच में क्या झगड़ा होता है। वो पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि लाइन मैनेजर यानी कौन। लाइन मैनेजर का मतलब ये है कि वो इंसान जो फाइनल डिसीजन लेता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे रखता है। तो लाइन मैनेजर, उसके पास फुल ऑथोरिटी है कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। जबकि स्टाफ यानी कौन, तो वो लाइन मैनेजर को एडवाइस देते हैं, सिर्फ एडवाइस देते हैं। इसका मतलब आपके पास सिर्फ एडवाइस देने की सत्ता है, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ये नहीं। यानी लाइन मैनेजर स्टाफ मैनेजर के पास से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, उसके ऊपर सोचेगा, और अगर सही लगेगा तो अपनी मर्जी से अपने मुताबिक डिसीजन लेगा। उसमें जो स्टाफ के मेंबर्स हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। यानी स्टाफ वाले इसके मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये बात आती है इसके अंदर यहाँ पे। फिर आगे देखो इसमें, अब अपने इसके मकसद पे आते हैं। देखो, इन सच ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ स्पेशलिस्ट, देखो नाम ही दिया है क्या, स्टाफ स्पेशलिस्ट। स्टाफ का मतलब सपोर्ट देने वाला। अपने आज बोलते हैं ना कि मेरा स्टाफ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, स्टाफ। स्टाफ पता है किसको बोला जाता है, अगर कोई बूढ़ा इंसान जिस लकड़ी को लेके चलता है ना, उसके सहारे पे, वो लकड़ी उसके लिए स्टाफ है। यानी स्टाफ यानी सहारा, सहारा देने वाले को भी अपने स्टाफ बोलते हैं। तो स्टाफ का मतलब आपके काम में आपको मदद करने वाले सारे इंसान, वो स्टाफ हो गए। तो यानी स्टाफ यानी
तुम्हारे वर्कर्स नहीं, स्टाफ यानी तुमको मदद करने वाले, इस हिसाब से उसका मीनिंग निकालना चाहिए। तो द स्टाफ स्पेशलिस्ट आर अपॉइंटेड टू एडवाइज द लाइन मैनेजर्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज, यानी वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है ना उसको अपॉइंट करते हैं। व्हेन द वर्क ऑफ लाइन मैनेजर इंक्रीजेस, यानी जब लाइन मैनेजर का काम बढ़ जाता है। अब समझो कि तुम अकेले कितनी जिम्मेदारी उठा पाओगे, एक इंसान कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके घूमेगा। तो कई बार उसका परफॉर्मेंस है ना डाउन हो जाता है ज्यादा जिम्मेदारी आने के बाद, उसको कुछ काम के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आता है कि जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो स्पेशलिस्ट की हमको जरूरत पड़ती है। सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द लाइन मैनेजर्स बाय स्टाफ पर्सनल who are generally specialists in their field। तो ये सर्विस यानी सिर्फ आपको सलाह देने का, मशवरा देने का काम करने वाले जो लोग हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टाफ पर्सनल बोलते हैं। स्टाफ पर्सनल यानी स्टाफ मेंबर्स, जो आप अलग अलग फील्ड के अंदर जिस फील्ड की आपको जरूरत है डिसीजन लेने में, उसके अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं। अब उसमें दो तरह की पोजीशंस होती हैं, टू टाइप्स ऑफ पोजीशन। पहली पोजीशन जो है वो तुम्हारी कैसी पोजीशन, जो पहली पोजीशन है वो तुम्हारी लाइन मैनेजर की पोजीशन, और जो दूसरी पोजीशन है वो स्टाफ पोजीशन। दे हैव फुल अथॉरिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन। लाइन मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी है, डिसीजन सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे। एंड दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम पूरे करने में वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। मतलब उनके कंधों पे, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जिम्मेदारी होती है कि काम कैसे किया जाना चाहिए। अब स्टाफ यानी कौन, तो एक्सपर्ट, उस मेन फंक्शन इज टू एडवाइज द लाइन मैनेजर। उनका मेन काम क्या है, जो एडवाइस देना, किसको एडवाइस देना, लाइन मैनेजर्स को। तो लाइन द स्टाफ पोजीशन आर ऑफ प्योरली एडवाइजर इन नेचर, आगे भी आया कि वो क्या सिर्फ एडवाइस देते हैं। दे हैव अ राइट टू रिकमेंड, रिकमेंड मतलब सलाह देना उसका काम है, पर उसके पास कमांड यानी ऑर्डर देने का जरा भी उसके पास सत्ता नहीं है। तो वो डिसीजन नहीं ले सकते और अपनी एडवाइस को यानी अपनी सलाह को एनफोर्स यानी अमल में नहीं रखवा सकते। एनफोर्स यानी अमल में नहीं रखवा सकते। आप देख सकते हो इसमें, देखो सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, फिर यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये अलग अलग बताया गया इसमें। अब ध्यान देना इसमें कि कैसा है। तो जनरल मैनेजर को एडवाइस कौन दे रहा है, सेक्रेटरी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो जो एरो लिखे हैं ना वो सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी देखो डिसीजन कौन लेता है, जनरल मैनेजर, और वो किस तक पहुंचाता है, चार अलग अलग मैनेजर के बीच में, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ के नीचे काम करने वाला है प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर के हाथ के नीचे काम करने वाला है फोरमैन, और फोरमैन के हाथ के नीचे होते हैं बहुत सारे वर्कर्स। वैसे ही यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर के हाथ के नीचे सेल्स ऑफिसर काम करते हैं, सेल्स ऑफिसर के हाथ के नीचे सेल्स सुपरवाइजर काम करते हैं, और सेल्स सुपरवाइजर के हाथ के नीचे सेल्समैन। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज बताई गई है, फाइनेंस और पर्सनल मैनेजर का इसके अंदर अपने नहीं दिखाया गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि अपने इतनी सारी चीजों को एक डायग्राम के अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए। राइट, अब ये सिर्फ आपको ओवरव्यू इसका बता रहा हूँ। एडवांटेजेस अपने कल करेंगे, कल भी चालू ही है, कल भी उसके टाइम के ऊपर मैं आपको बोल दूंगा। लगभग में अगर ऑलमोस्ट समझो कि 11 बजे के आसपास, 11 बजे ही आपका क्लास होगा ऑनलाइन आजकल, राइट, 11 बजे आपका क्लास होगा। आज थोड़ा मैं लेट हो गया था बाहर से आने में, इसकी वजह से मैंने 6:15 को क्लास रखा। कल अपने पूरे 40 मिनट का क्लास रखेंगे। अभी मेरे ख्याल से अजान का टाइम हो गया है, इसलिए शायद हमको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, पर मैं आपको ये पैराग्राफ कर लेता हूँ। इट रिफर्स टू अ पैटर्न इन विच स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस लाइन मैनेजर्स टू परफॉर्म their ड्यूटीज। तो यहाँ पे सिर्फ एडवाइस देते हैं, बराबर, जैसे बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। व्हेन द वर्क ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इंक्रीजेस, यानी काम जब बढ़ जाता है किसी एग्जीक्यूटिव के पास में, तो उसके आगे जो आ चुका है वही है, वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज से सब जगह पे, इन सारे फ्रंट फ्रंट यानी इन सब जगह पे काम नहीं कर सकता है। तो ये एडवाइस उसको चाहिए। तो एडवाइस कौन प्रोवाइड करता है, जो स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड के अंदर, वो उसको ये एडवाइस सारी प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे बार बार जैसे आता है कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, इसके पास सिर्फ रिकमेंड करने की सत्ता है, लेकिन वो अपना डिसीजन लाइन मैनेजर के ऊपर थोप नहीं सकते। और वही स्ट्रक्चर को हमारे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ये डायग्राम के अंदर। अब उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि कल क्वेश्चन 4 और 5 अपने कंप्लीट कर पाए। ये देखो आपके सामने, देखो किस तरह से डायग्राम्स है, और इतने डिफिकल्ट डायग्राम्स को आप देखो ने तो इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बहुत आसान है ये। आपको लगता है कि इतना बड़ा डायग्राम कैसे दिमाग में आएगा, बहुत आसान है, पर ये अब जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आना चाहिए ये। कोई भी कंप्लेंट, कोई भी चीज़ हो, मुझे आप पेज नंबर के साथ में मैसेज करना, मैं दूसरे लेक्चर में उसको इंक्लूड कर दूंगा। ओके, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।